Oncocytes are sign of aging. In which tumor oncocytes are seen? oncocytes क्या होते हैं? oncocytes एक modified epithelial cells होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ग्रेनुलर और इओसिनोफिलिक होता है। रीजन बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सेल एनर्जी फैक्ट्रीज होती हैं। सो oncocytes माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ एक सोलन सेल होता है। मोस्टली ग्लैंड्स के डक्ट में स्लाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, ब्रेस्ट, पेनक्रियास, लीवर्स में होता है। ये एजिंग से कैसे रिलेटेड है? एल्डरली पेशेंट में ज्यादा मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया अकुमुलेट होते रहते हैं जिससे सेल स्वेल हो जाता है। oncocytes का ट्यूमर कौन सा होता है? ऑक्सीफिलिक एडिनोमा, दैट इज आल्सो नोन एज oncocytoma। प्योर ट्यूमर oncocyte से बना होता है, मोस्टली पैरोटिड ग्लैंड में, एंड इट अकर्स इन एल्डरली एज अबव 60 ईयर्स। ऑन्कोसाइटोसिस क्या होता है? जब पूरी ग्लैंड में मल्टीपल नड्यूल्स ऑफ ऑन्कोसाइट्स हो जाएं, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, पस्ट्यूल एज इनिशियल लीजन इज सीन इन, आंसर है पेम्फिगस वेजिटेंस सैलोपियन टाइप। ये ये पेम्फिगस वेजिटेंस क्या है? वेजिटेंस एक रेयर वैरायटी है पेम्फिगस वल्गैरिस का। इसमें ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज है, डेस्मोसोम्स डिस्ट्रॉय होते हैं, सेल जिससे सेल सेपरेट हो जाते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक न्यूमैन जिससे जो स्टार्ट होता है बुल्ला ब्लिस्टर फॉर्मेशन और इरोजन से। दूसरा है हेलोप्यू टाइप, स्टार्ट होता है पेस्ट्यूल से। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर ये है। आगे चल के लीजन कैसे बन जाते हैं? दोनों टाइप्स में लेटर वेजिटेटिव प्लाग बनते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है और पेरिफेरल पस्ट्यूल्स और ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं। स्पेशल फीचर क्या याद रखना है? सेरिब्रिफॉर्म टंग, टंग पर ब्रेन जैसा पैटर्न, जैसे सल्काई और गायराई होते हैं, इसे हम सेरिब्रिफॉर्म टंग कहते हैं। पुस्ट्यूल से स्टार्ट होने वाला हेलोप्यू टाइप पेम्फिगस वेजिटेंस, न्यूमैन टाइप बुल्ला से स्टार्ट होता है। सो रिमेंबर, न्यूमैन टाइप में डिजीज की शुरुआत फ्लैसिड बुल्ला, सॉफ्ट ब्लिस्टर और पेनफुल इरोजन के साथ होती है जो रप्चर होने के बाद रॉ सरफेस बना देता है। और हेलोप्यू टाइप में इनिशियल प्रेजेंटेशन पस्ट्यूल के फॉर्म में होती है जो स्मॉल पस फील्ड लीजन होते हैं और ग्रेजुअली रप्चर होके वेजिटेटिव प्लाक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर पूछा है पस्ट्यूल एज इनिशियल लीजन तो करेक्ट आंसर हेलोप्यू टाइप ही होगा। Patient has white radiating line moving towards central ulceration on buccal mucosa, blood test positive for anti-DNA and anti-SM antibodies. Most likely diagnosis is, the answer is systemic lupus erythematosus. Patient के ओरल लीजन में वाइट रेडिएटिंग लाइन, सेंट्रल अल्सरेशन, बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट दिया है जो सुपरफिशियल लैकल प्लानर जैसा लग सकता है, लेकिन डायग्नोसिस का मोस्ट डिसिसिव क्लू ब्लड टेस्ट है जिसमें एंटी डीएनए और एंटी एसएम एंटीबॉडीज पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों एंटीबॉडीज हाईली स्पेसिफिक मार्कर है एसएलई के लिए, इसलिए डायग्नोसिस एसएलई ही होगा। एसएलई एक क्रोनिक ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स के न्यूक्लियस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है जिससे इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंट ऑर्गन, स्किन, किडनी, हार्ट, म्यूकोजा में डिपॉजिट होके इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज करते हैं। एसएलई के ओरल लीजन्स में यू विल सी व्हाइट रेडिएटिंग स्ट्राया, सेंट्रल अल्सरेशन, रेड हेलो, ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए क्लिनिकली कंफ्यूज हो सकता है कि लाइकन प्लानर से, बट लैब टेस्ट डिफरेंशिएट करेगा। एंटी न्यूक्लियर टेस्ट, एएनए टेस्ट, इसको कहते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट।
ये क्या होता है, ये टेस्ट डिटेक्ट करता है क्या बॉडी ने सेल न्यूक्लियस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई है या नहीं। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब ऑटो इम्यून प्रोसेस चल रहा है, एंड इट इज यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब एंटी डीएनए एंटीबॉडी टेस्ट क्या करता है, ये स्पेसिफिक ये डिटेक्ट करता है डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, दैट इज एंटी डीएस डीएनए। एंटी डीएनए इंक्रीज मतलब एसएलई एक्टिव है स्पेशली किडनी डैमेज रिस्क। सो ये टेस्ट हाईली स्पेसिफिक है फॉर एसएलई डिजीज एक्टिविटी से कोरिलेट करता है। एंटी एसएम एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है स्मिथ एंटीजन न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एसएलई रेयर होता है बट जब पॉजिटिव हो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है एसएलई का। सो एंटी एसएम पॉजिटिव एसएलई ऑलमोस्ट कंफर्म। कॉम्प्लीमेंट टेस्ट C3 C4 क्यों करते हैं, एसएलई में इम्यून कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कंज्यूम कर लेते हैं, C3 C4 लेवल डिक्रीज हो जाता है। ESR एंड CRP क्यों बढ़ते हैं, ये इन्फ्लेमेशन मार्कर्स है। ESR बढ़ता है, CRP बढ़ता है, ये इंडिकेट करते हैं बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है। सो एसएलई मल्टी ऑर्गन डिजीज है, किडनी में वायर लूप लीजन्स होंगे, हार्ट में लिग्मेंट सैक्स एंडोकार्डाइटिस, स्किन में बटरफ्लाई रैश, ओरल कैविटी में अल्सर्स और स्ट्राया, ये सब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट एसएलई से रिलेटेड है। फीमेल पेशेंट विद अल्सर ऑन nasolabial fold having rolled margin. Histology shows cleft space around nodules with uniform cells and minimal atypia. Your answer would be the answer would be basal cell carcinoma. यहाँ क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल दोनों क्लूज दिए गए हैं और उन्हें सिस्टेमेटिकली एनालाइज करें तो डायग्नोस क्लियरली बेसल सेल कार्सिनोमा की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि नेजियो लेबल फोल्ड सन एक्सपोज्ड एरिया पर अल्सर विद रोल्ड मार्जिन एक क्लासिक प्रेजेंटेशन है बेसल सेल कार्सिनोमा का, जिसे क्लिनिकली रोडेंट अल्सर भी कहा जाता है। सो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर रोल्ड मार्जिन प्लस सेंट्रल अल्सरेशन एक वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसल सेल कार्सिनोमा का, जिसमें लीजन धीरे धीरे ग्रो करता है और सराउंडिंग टिश्यू को लोकली डिस्ट्रॉय करता है लेकिन मेटास्टेसिस रेयरली करता है। हिस्टोलॉजी में जो फीचर्स दिए गए हैं वो हाईली डायग्नोस्टिक है, क्लेफ्ट स्पेस अराउंड ट्यूमर नोड्यूल्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ट्यूमर आइलैंड और सराउंडिंग स्टोमा के बीच गैप दिखता है, सेल्स यूनिफॉर्मली मॉर्फोलॉजी और मिनिमम एटीपिया शो करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट पैथोग्नोमिक है बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए। सो रोल्ड मार्जिन सेंट्रल अल्सर, histology you will see tumor island cleft spaces, cells uniform with minimum atypia, locally invasive but rarely metastasizes. All these features are confirmatory for basal cell carcinoma. Patient with antimogloid palpebral fissures, coloboma of the outer eyelid, hypoplasia of the facial bone, malformed external ear, your diagnosis is the answer is Draken colon syndrome. ये केस एक क्लासिकल क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करता है जिसमें फर्स्ट और सेकंड ब्रेंकियल आर्क डेवलपमेंट डिफेक्टिव होते हैं और इस वजह से फेस के बोन्स आईज ईयर में मल्टीपल कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती हैं जो कलेक्टिवली ट्रैकन कोलन सिंड्रोम की टिपिकल प्रेजेंटेशन बनती है। रिमेंबर एंटीमोंगलॉइड पाल्पेब्रल फिशर मतलब आईज का आउटर कॉर्नर डाउनवर्ड स्लैंट करता है नॉर्मल के ऑपोजिट। कोलोबोमा ऑफ लोअर आईलिड मींस लोअर आईलिड में नोच गैप प्रेजेंट होता है। हाइपोप्लेजिया ऑफ फेशियल बोन पर्टिकुलरली जाइगोमेटिक बोन और मैंडिबल अंडर डेवलप होते हैं। फेस संकन या फ्लैट लगता है। माल फॉर्म्ड एक्सटर्नल ईयर पिन्ना अबनॉर्मल या एब्सेंट हो सकता है। हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है।
इन सब फाइंडिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है ट्रैकेन कोलन सिंड्रोम। कोलोबोमा एक कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें आई या आईलिड का कोई पार्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करता। रिजल्टिंग क्या क्या होता है? गैप, नोच या क्लेफ्ट जैसा डिफेक्ट। सो जन्म से टिश्यू का एक हिस्सा मिसिंग होना, इसे हम कोलोबोमा कहते हैं। सो आंसर इज ट्रैकर कैलन syndrome. Kuttner tumor is tumor of answer is submandibular gland. कटना ट्यूमर किस ग्लैंड में होता है और क्या होता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड से स्टार्ट होता है, जहां क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन और सलाइवरी स्टेसिस की वजह से एक कुटनर ट्यूमर डेवलप होता है, जो एक्चुअल एक ट्रू ट्यूमर नहीं है बल्कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसमें ग्लैंड धीरे धीरे फाइब्रोसिस, इन्फिल्ट्रेशन और एसिनर लॉस के थ्रू हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्लिनिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसा लगता है। माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोपिकली सबमैंडिबुलर ग्लैंड का आउटर लोबुलर आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, लेकिन इंटरलोबुलर सेप्टा फाइब्रोसिस की वजह से थिकन हो जाता है। डक्ट्स इंटैक्ट रहते हैं पर उनके अराउंड पेरिडक्टल फाइब्रोसिस होता है। डेंस लिम्फोसाइट और प्लाज्मा की इन्फिल्ट्रेशन होती है और ये ऐसे नहीं ग्रेजुअली एट्रोफी या डिसअपियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लैंड का नॉर्मल स्क्रीटरी कंपोनेंट कम हो जाता है। ये हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी के रिस्पॉन्स में एक्सेसिव कोलेगन डेपोजिशन होता है, जो ग्लैंड और फाइब्रोटिक और स्क्लेरोज्ड बना देता है, जिसकी वजह से ये एक फर्म मास की तरह प्रेजेंट होता है। इसी वजह से मैलिग्नेंसी का डाउट होता है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए रिहाइड्रेशन की जाती है ताकि स्लाइवरी फ्लो इंक्रीज हो सके और स्टेसिस कम हो। अगर अब्सेस हो तो सर्जिकल ड्रेनेज भी की जा सकती है। अगला है ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रिजर्व सेल्स ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट। द आंसर इज म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा। ट्यूमर originated from reserve cells of excretory duct is म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, क्योंकि ये रिजर्व सेल मल्टीपोटेंट होते हैं। ये मल्टी पोटेंशियल होते हैं जो म्यूकस एपिडर्मॉइड और इंटरमीडिएट सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जब इनमें नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ये मिक्स्ड सेलुलर ट्यूमर बन जाते हैं, जिसमें डिफरेंट सेल्स टाइप एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूमर ये ट्यूमर स्पेसिफिकली रिजर्व सेल से इसलिए अराइज करते हैं क्योंकि ये सेल्स डक्ट के अनडिफरेंशिएटेड बेसल सेल्स से होते हैं, जिनमें मल्टीपल लीनिएज में डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी होती है, और इसी वजह से ट्यूमर में म्यूकस क्रीटिंग सेल्स, स्क्वैमस सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स का कॉम्बिनेशन दिखता है, जिसको जो इसका हॉलमार्क फीचर है। Systemic cervicofacial infection can occur from tooth via the answer is A. Actinomyces israeli. टूथ से सिस्टेमिक या सर्वाइकोफेशियल इन्फेक्शन तब डेवलप होती है जब ओरल कैविटी के कमेंसल बैक्टीरिया टिश्यू बैरियर ब्रीच करके डीपर टिश्यू में इन्वेड करते हैं, और इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म ए इजराइली होता है, जो क्रोनिक सपोरेटिव इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस कहते हैं। So you will see granulomatous inflammation, abscess formation, and multiple drainage sinus. In associated with sulfur granules discharge. So that is important, sulfur granule discharge. कैसे स्प्रेड होता है? जब म्यूकोजल बैरियर ट्रॉमा, डेंटल एक्सट्रैक्शन या केरीज की वजह से ब्रेक हो जाता है, तब ए इजराइली जो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है एनारोबिक कंडीशन में प्रोलिफरेट
करके कनेक्टिव टिश्यू प्लेन्स के थ्रू स्प्रेड करता है। A female patient present with severe lancinating pain which does not respond to opioid analgesic. Most likely diagnosis is it's the trigeminal neuralgia. अगर पेशेंट को सडन सवेयर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लेंसेटिक पेन हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो और फिर ओपाइड से भी ना रिलीफ मिले तो लाइकली डायग्नोसिस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है क्योंकि ये नर्व रिलेटेड पेन है, इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टिव पेन नहीं। तो नर्व के इरिटेशन या कंप्रेशन की वजह से शार्प स्टैबिंग पेन राइज होता है जो सेकंड्स तक लास्ट करता है और ट्रिगर जोन्स फेस को टच करना ब्रशिंग चुइंग से इनिशिएट होता है। सो ये न्यूरोपैथिक पेन है, दैट्स व्हाई नॉर्मल एनाल्जेसिक ओपियोइड्स आर नॉट अफेक्टेड हियर। Which of following is not seen in Down syndrome? डाउन सिंड्रोम में टिपिकली फेशियल और फिजिकल फीचर होते हैं लेकिन डाउनवर्ड स्लैंटिंग पाल्पेब्रल फीचर नहीं होता बल्कि इसके ऑपोजिट अपवर्ड स्लैंटिंग पाल्पेब्रल फीचर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। फ्लैट नोज डाउन सिंड्रोम का कॉमन फीचर है ड्यू टू डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज। सीमियन क्रीज भी फ्रीक्वेंट देखा गया है। मैक्रोग्लोसिया की वजह से टंग रिलेटिवली राज लगती है जो प्रोट्रूजन भी शो कर सकते हैं। अब सीमियन की क्रीज क्या होता है? इसको हम सिंगल ट्रांसफर पाल्मर क्रीज बोलते हैं। ये एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो पूरे पाम को एक साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस करती है। नॉर्मल कंडीशन में पाम में दो क्रीज होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। दोनों लाइंस मर्ज हो जाती है, एक ही स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सबसे कॉमनली ये डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है। ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है तो सिर्फ इस बेस पे डायग्नोज नहीं करते। True about Klinefelter syndrome is it causes male infertility. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें मेल का कैरियोटाइप 47XXY होता है और इस कंडीशन में टेस्टिस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करती जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयर्ड होती है और पेशेंट इनफर्टाइल हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली माइल्ड या मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली माइल्ड या एब्सेंट होती है क्योंकि क्लिनफेल्टर जनरली टॉल स्टेचर के लोगों में होता है ड्यू टू लॉन्ग लिम्स और जीनोटाइप